एएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम अविनाश कुमार झा पर पुलिस कर्मियों द्वारा हमला करने के मामले में आया नया मोड़। दोनों पुलिसकर्मियों ने दी फर्द बयान, लगाए जज पर कई आरोप। निष्पक्ष जांच की जा रही मांग। हरलाखी के जिरौल गांव में दहेज नहीं देने पर सौतेली सास व पति ने की विवाहिता की हत्या। हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार। जयनगर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कमला नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से 2 युवक की हुई मौत। मधवापुर थाना की पुलिस ने बिहारी गुलरिया टोल में की छापेमारी। शराब का स्टॉक बरामद, 3 महिला समेत 4 धंधेबाज गिरफ्तार। हरलाखी थाना की पुलिस ने 120 बोतल शराब के साथ बाइक समेत 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मद्य निषेध अभियान के तहत रहिका थाना की पुलिस ने 5 जगहों से 219 लीटर नेपाली देशी शराब की बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार। खजौली प्रखंडाधीन 33 खजौली व 34 बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ के साथ अधिकारी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। मधवापुर की पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ ब्रह्मपुरी गांव में आरोपी को किया गिरफ्तार। बिस्फी प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविका की रणनीति बनी कारगर, गांव में सभी लोगों का हुआ टीकाकरण। पंचायत चुनाव को लेकर जयनगर प्रखंड में नामांकन जारी। नामांकन के दूसरे दिन प्रथम दिन की अपेक्षा रही बेहद गंभीर। बिस्फी प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा नामांकन। और लदनिया थाना की पुलिस ने दिवागस्ती के दौरान हथियार के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे अविनाश कुमार झा पर घोघरडीहा एसएचओ व एसआई के द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में कई नए मोड़ सामने आए हैं। गौरतलब है कि दोनों पुलिसकर्मियों की हालत बेहद बुरी बताई जा रही है। मधुबनी सदर अस्पताल से उन्हें बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा पुलिस को दोनों पुलिसकर्मियों ने बयान दर्ज करवाया है, जिसके आधार पर उन्होंने जज पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना के मुख्य न्यायाधीश ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रधान सचिव और डीजीपी को तलब किया है। साथ ही 29 नवंबर को सरकार और मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश से स्पष्टीकरण भी मांगा है। आइए हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं कि पूरी वारदात। तुम्हारी क्या औकात है, आज तुम्हें बताते हैं। आज तुम्हें दुनिया से ही रुखसत कर देते हैं, क्योंकि तुमने हमारे बॉस एसपी साहब को भी परेशान कर रखा है। बॉस के आदेश पर ही हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने आए हैं। यह धमकी उस पुलिस वाले की है जिसका काम न्यायपालिका को सहयोग करने की है और भारतीय दंड संहिता के आदेश को जनता के बीच लागू करवाने और कानून की रक्षा करने की है। लेकिन जिस तरह की घटना और न्यायपालिका को थ्रेटनिंग कार्यपालिका की ओर से दी गई, उससे निश्चय ही पब्लिक फोरम में अच्छा संदेश नहीं गया होगा। दरअसल मधुबनी जिले के झंझारपुर न्यायालय के विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एडीजे प्रथम अविनाश कुमार पर उनके चैम्बर में घुसकर जिले के ही घोघरडीहा थाना के थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण और उसी थाना के एसआई अभिमन्यु शर्मा जिस तरह तमंचे दिखाकर धमकी भरे लहजे से औकात दिखाने की बात कही, वह हिंदुस्तान के इतिहास में शायद अपने पहली बार सुना होगा। यह घटना न सिर्फ जुडिशियल सिस्टम को चुनौती देने जैसा है, बल्कि न्यायपालिका वर्सेस कार्यपालिका की स्याह गौरव गाथा में वर्षों तक याद करने वाला भी होगा।
दरअसल कुछ दिन पूर्व विधिक सेवा समिति के समक्ष घोघरडीहा थाना क्षेत्र के भोलीरही गांव की रहने वाली एक महिला उषा देवी ने थानाध्यक्ष के द्वारा उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने को लेकर एक आवेदन दिया था, जिसको लेकर कोर्ट ने बुधवार को घोघरडीहा थाना के एसएचओ को तलब किया था, लेकिन उस दिन पुलिसकर्मी कोर्ट में पेश नहीं हुए। गुरुवार को एसएचओ कोर्ट में पेश होने आए और एडीजे अविनाश कुमार के साथ बदतमीजी करने लगे। इस दौरान कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपी पुलिसकर्मी ने जज साहब के ऊपर पिस्टल तान दी। गनीमत रहा कि जज साहब का बॉडीगार्ड आरोपी पुलिसकर्मी को दबोचने में कामयाब रहा। हालांकि इस दौरान जज साहब को चोटें जरूर आई। इस बीच हंगामा होते देख न्यायालय में उपस्थित अधिवक्ताओं ने आरोपी पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर दी। इधर मामले में दरभंगा के आईजी अजिताभ चौधरी, मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश के बीच झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय में देर रात तक मैराथन मीटिंग चलता रहा, जिसके बाद कोर्ट से दोनों पुलिसकर्मी को पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए दोनों को डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना के मुख्य न्यायाधीश स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रधान सचिव और डीजीपी को तलब किया। साथ ही 29 नवंबर को सरकार और मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश से स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि 8 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस की ओर सिर्फ एक बयान आता है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं न्यायपालिका पर हुए हमला को लेकर झंझारपुर बार एसोसिएशन काफी आक्रोशित है और आंदोलन की बात कर रहा है। गौरतलब है कि एडीजे अविनाश कुमार अजीबोगरीब फैसले को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं। लोकहा थाना कांड के मामले में फैसला सुनाते हुए एक धोबी को उसके ही गांव की तमाम महिलाओं के कपड़े धोने की शर्त पर जमानत देने को लेकर सुर्खियों में रहे। वहीं एक शिक्षक को 1 क्लास से 5 क्लास तक के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का फरमान सुना डाला। साथ ही केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें मधुबनी के मौजूदा एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश कानून सीखने को कहा। साथ ही न्याय व्यवस्था पर भी सवाल है कि आखिर विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जिला सत्र न्यायाधीश होते हैं और उनके सहयोग के लिए 2 एडीजे होते हैं, तो आखिर इस मामले में सिर्फ एक एडीजे किस लिहाज से सुनवाई कर रहे थे। साथ ही हर कोर्ट में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो पेशी के दौरान इस कोर्ट में सीसीटीवी कैमरा का फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। सवाल यह भी है कि आखिर जज साहब के चैम्बर में दोनों आरोपी पुलिसकर्मी को इतनी बेरहमी से किसने पीटा, जिससे उसकी हालत इतनी नाजुक बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ व्यवहार न्यायालय के एडीजे अविनाश कुमार पर जानलेवा हमला करने वाले दोनों पुलिसकर्मियों ने दरभंगा पुलिस के सामने अपना फर्द बयान दर्ज कराया है। दोनों ही पुलिसकर्मी दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती हैं। अपने बयान में घोघरडीहा के थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने एडीजे अविनाश कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पहले अभद्र टिप्पणी की थी। कई मामलों में आरोपित व्यक्ति को सर कहकर संबोधित करने का निर्देश दिया था। ऐसा नहीं करने पर उसने मुझे जूते से मारा और फिर मौजूद कर्मियों को निर्देश दिया कि मेरे गली में रस्सी लगाकर टांग दिया जाए। गोपाल कृष्ण के बयान के अनुसार झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के कर्मी अवकाश मिश्रा ने 17 नवंबर को मुझे कॉल कर कहा कि आपके विरुद्ध विधिक सेवा प्राधिकार में दीपक राज नाम के व्यक्ति ने शिकायत की है, इस पर सुनवाई के लिए उपस्थित होना है। मुझे शराब के खिलाफ कार्रवाई में जाना था, इसलिए मैंने अगले दिन का समय मांगा। पूरी कार्रवाई में देर होने की वजह से अगले दिन 18 नवंबर को निर्धारित 11 बजे की बजाय दोपहर 2 बजे के करीब न्यायालय पहुंचा। वहां अपने साथ गए एसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा को जज के केबिन के बाहर छोड़कर अंदर गया तो उन्होंने यानी कि एडीजे अविनाश कुमार ने सीधे कहा कि तुमको टांग देंगे। फिर मुझे वहां मौजूद एक इंजीनियर दीपक राज को सर कहकर संबोधित करने को कहा। उन पर कई थानों में कई मामले लंबित हैं। जज ने कहा कि इनसे कई काम करवाना है, तुम बहुत मगरूर हो गए हो, मुझसे डरते क्यों नहीं हो, तुमको जूता से मारेंगे। इस पर मैंने उन्हें कहा कि आप माननीय जज हैं, कृपया गाली ना दें। तब उनके इशारे पर वहां मौजूद दीपक राज, अवकाश मिश्रा,
समेत लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मारने लगे। इसी बीच 15-20 वकील और अंदर आ गए। सभी मुझसे मारपीट करने लगे। इतना होने पर बाहर खड़े एसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा जब जज के केबिन में आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। भीड़ ने अभिमन्यु से उनका सर्विस पिस्टल छीन लिया। मुझे जान से मारने की कोशिश की तो मैंने किसी तरह कमरे में बने टॉयलेट में छिपकर अपनी जान बचाई। बाद में जब स्थानीय पुलिस के लोग पहुंचे तो मुझे सुरक्षा के साथ बाहर निकाला गया। इस दौरान मैंने देखा कि अभिमन्यु कुमार शर्मा घायल हैं और उनके मुंह व सिर से खून निकल रहा है। इधर डीएमसीएच में भर्ती दोनों पुलिस वालों से मिलने आज बिहार पुलिस एसोसिएशन के कई अधिकारी पहुंचे। मुलाकात के बाद सभी ने इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। कहा है कि हम लोग पूरे बिहार के कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उस पर काम करेंगे। मौके पर पहुंचे पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष यशोदानंद पांडे ने कहा कि घटना दिल दहला देने वाली है। मांग है कि पुलिस से एक अधिकारी, न्यायपालिका से एक तथा एक सिविलियन को मिलाकर कमेटी बनाई जाए जो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा है कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। हाईकोर्ट के वर्तमान जज या सरकार के वरीय अधिकारी की टीम बनाकर पूरे मामले की जांच हो, फिर जो दोषी हो उन पर कार्रवाई करना उचित होगा। गुरुवार की देर रात एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को पहले मधुबनी सदर अस्पताल ले जाया गया, वहां से उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। डीएमसीएच में ही दोनों का इलाज कराया जा रहा है। मामले में एडीजे द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में मधुबनी एसपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जानकारों का कहना है कि मधुबनी कांड बिहार पुलिस पर भारी पड़ने वाला है। जज पर हमला करने वाले दोनों दारोगा की नौकरी जाएगी और एसपी को भी प्रोसीडिंग से गुजरना होगा। डीजीपी भी इस मामले में नहीं बच सकते हैं, उन्हें भी कोर्ट में बिहार पुलिस की तरफ से सफाई देनी होगी। इसलिए डीजीपी चाहेंगे कि 29 नवंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले विभागीय कार्रवाई हो जाए। वहीं सरकार एसपी को हटाकर मामले को ठंडा करने का प्रयास करेगी, लेकिन हाई कोर्ट की सख्ती बता रही है कि जज पर हमले का गंभीर मामला एक्शन के लिए नजीर बनेगा। गौरतलब है कि गुरुवार को एडीजे प्रथम अविनाश कुमार पर उनके चैम्बर में घुसकर घुघड़िया थाने के 2 पुलिस पदाधिकारियों एसएचओ गोपाल प्रसाद यादव और एसआई अभिमन्यु शर्मा ने हमला कर दिया था। इसमें एडीजे बुरी तरह जख्मी हो। उन्होंने अपनी एफआईआर में कहा कि एसएचओ और एसआई ने उनके साथ पहले अभद्र व्यवहार किया, इसके बाद उनके साथ मारपीट की। इसी दौरान थानाध्यक्ष ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर जज पर तानते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे डाली। क्या बार एसोसिएशन क्या कही है, मामला क्या था पूरा से? देखिए, पूर्व से तो मामला के बारे में हम लोग को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन कल दिन के 2:15 बजे हम श्री एस कुमार साहब की अदालत में बैठे हुए थे और कार्रवाई चल रही थी। उसी समय हम लोगों ने हल्ला सुना, एडीजे साहब फर्स्ट के चैम्बर में मारपीट का। अधिवक्ता लोग और न्यायालय के कर्मी लोग वहां गए और बीच बचाव किए और किसी तरह से एडीजे साहब की जान बची, क्योंकि वे लोग जान मारने पर उतारू थे और 2 पुलिस ऑफिसर थे। हम लोगों के मन में यह भावना है कि साहब, जब एक न्याय के रखवाला द्वारा न्यायपालिका पर इस तरह की घटना की गई है, यह न्याय पर चोट है। एक पुलिस ऑफिसर द्वारा एक जो कानून का रखवाला है, जो न्याय का रखवाला है, उसके द्वारा न्यायपालिका पर आक्रमण किया जाना, न्याय पर आक्रमण किया जाना होता है, यह बिहार के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए यह अच्छी बात नहीं है। इस पर सरकार को सोचना होगा कि आखिर कुछ भी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे कोई विभाग हो, न्यायपालिका का एजेंसी माना जाता है और न्यायपालिका का एजेंसी ही पुलिस डिपार्टमेंट भी है, डॉक्टर्स भी हैं और भी डिपार्टमेंट है। और उनकी एजेंसी उन्हीं पर प्रहार किया, बिना किसी कारण एकाएक गए और गाली गलौज शुरू करते हुए मारपीट शुरू किए और जानलेवा हमला किए। यह बहुत शर्मनाक बात है एजेंसी ऑफ द कोर्ट के लिए और खासकर पुलिस विभाग के लिए। पुलिस विभाग को भी इस पर सोचना होगा, आला ऑफिसरों को, पुलिस ऑफिसरों को, कि साहब हम लोग
न्याय के रखवाले हैं और फिर हम लोग ही न्याय पर आक्रमण कर रहे हैं, तो यहाँ जनता का क्या हश्र होगा और स्वतंत्रता का क्या अर्थ रह जाएगा। क्या कार्रवाई का मांग किए हैं? हम लोग कल बैठक किए और एकाएक हमारे अधिवक्ता संघ द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जब तक इसमें समुचित कार्रवाई नहीं होती है आला ऑफिसरों द्वारा या सरकार के द्वारा, तब तक अनिश्चित काल तक न्यायालय बंद रहेगा और कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में कोई काम नहीं करेंगे। और एक न्यायालय के कर्मी तीनों के ऊपर में जो उनकी टिप्पणी थी वो भी कल जो एफआईआर है उसमें चर्चा की गई है। देखिए, डीएसपी साहब के बारे में तो हमने अभी तक नहीं सुना है, लेकिन एसपी साहब के बारे में इसलिए बात उठ गई हमारे वकालत खाना में भी और न्यायपालिका के परिसर में भी और न्यायपालिका में भी, क्योंकि पुलिस अफसर असॉल्ट करते समय और जानलेवा हमला करते समय एसपी साहब का बार बार नाम ले रहे थे। तो हमको तो लगता है या तो पुलिस अफसर झूठ बोल करके एसपी साहब का नाम ले रहे थे ताकि एसपी साहब इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, या नहीं तो सच्ची बात कह रहे थे। अब इसमें द्वंद्व है कि एसपी साहब का कहां तक हाथ है और क्यों एसपी साहब का नाम ले रहे थे। यह तो एसपी साहब को ही पूछना चाहिए था अपने पदाधिकारी को कि तुम हमारा नाम मारपीट करते समय क्यों ले रहा था। ये उनको एक्सप्लेनेशन पूछना चाहिए एसपी साहब को ही अपने सबऑर्डिनेट से। ज्यादा विपरीत रहते थे जिसके विरुद्ध में लिखा गया था। नहीं, देखिए, हमारे बार एसोसिएशन झंझारपुर से उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं लिखा गया। अगर इसके बारे में सुनते हैं तो यह सिर्फ सिरी सुनाई बात है। हम लोगों के द्वारा कोई न रेजोल्यूशन पास हुआ, न उनके खिलाफ हम लोग कभी कहीं कुछ दिए। हाँ, कुछ बातें ऐसी थी जो व्यक्तिगत एक प्रेसिडेंट के रूप में हमारी उनकी बातचीत हुई थी और मैंने अपने वकीलों की डिफ़िकल्टीज़ को कहा था और उनको और कहने के बाद उन्होंने मान भी लिया था कि नहीं, जैसा जो आप लोग कहेंगे उस अनुसार से हम चलेंगे। और हम लोगों ने कोई न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की, रैदर उनको यह दिया कि आप एक गुड जज और एक गुड मैन की तरह हम लोग के साथ रहें और जनता के साथ भी रहें, और उन्होंने ऐसा किया भी। हमने एडीजे को बाद में पाया कि एक गुड जज और एक गुड मैन भी हैं। आखिर उनका पावर जो सीज किया था हाई कोर्ट ने, आखिर क्यों किया था, क्या कारण रहा था? देखिए, उनका कुछ फैसला इस तरह का होता था जो सीआरपीसी के प्रतिकूल है। उन्होंने कितने केस बेल मैटर्स में कितने को फ्री दूध बांटने की बात दिया, कितने को एक्यूज को कपड़ा धोने की बात दिया, कितने को औरतों की कपड़ा धोने की बात किया। यानी कुछ उनका जो बेल बॉन्ड पत्र भरने का एक तरीका था, बेल देने का जो एक कंडीशनल बेल देते थे, वह बियॉन्ड लॉ पड़ जाता था। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट तो बियॉन्ड लॉ नहीं जाते हैं, तो उन्होंने बियॉन्ड लॉ कुछ ऐसा जमानत दिया और कुछ ऐसा शर्त रखा जो कानून की परिधि नहीं था, सीआरपीसी की परिधि नहीं था। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन फैसलों को देखते हुए उनको न्यायिक काम से कुछ दिनों के लिए रोक दिया। पुलिस कर्मियों को काफी ज्यादा चोटें आई है, काफी ज्यादा सीरियस है, उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया। देखिए, आखिर उन्हें कौन मारा? होता क्या है, जब जानलेवा हमला हो रहा था और जब हल्ला हुआ तो न्यायालय के कर्मी भी वहाँ पहुँचे, वहाँ अधिवक्ता लोग भी पहुँच गए, हमारे अधिवक्ता लिपिक भी लोग पहुँचे और जनरल पब्लिक भी वहाँ थी। और जान बचाने के लिए वहाँ मॉब के पास कोई ब्रेन होता नहीं है, ब्रेनलेस हो जाता है। मॉब इतना ज़्यादा हो गया कि कोई किसी को समेटने वाला था तो कोई सुनने वाला था ही नहीं। और इसी मॉब के चलते मॉब में सहारण पिटाई हुई और मॉब था, और मॉब तो ब्रेनलेस हो जाता है। उस समय में क्या पिटाई लगी नहीं पिटाई लगी उसको मॉब भी नहीं समझ सका। दूसरा सवाल है कि हर न्यायालय में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं सार्वजनिक हुआ? कल भी तो लगा हुआ था या नहीं, इसके बारे में हमको जानकारी व्यक्तिगत नहीं है। न्यायिक जो प्राधिकार है, जिस प्राधिकार के तहत वो सुनवाई कर रहे थे, इस प्राधिकार में जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं और एडीजे उसमें सदस्य होते हैं, तो फिर एकलौते अकेले कैसे सुनवाई कर रहे थे? एडीजे कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे, एडीजे अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, क्योंकि उनका जो कार्रवाई करने का पावर है वह ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा सीज कर लिया गया है। वो मात्र अभी एडीजे हैं और सर्विस में हैं, उनको न्यायिक काम से
माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है और कोई आया भी नहीं है, इसलिए वो कोई कार्रवाई कर नहीं रहे थे, मात्र चैम्बर में बैठे हुए थे। चैम्बर में पता चला कि कोई नोटिस था, जिस नोटिस की सुनवाई के लिए बुलाया गया था उनको। हाँ, उसमें यह है कि वो किसी विभाग के अध्यक्ष हैं और एक महिला ने, हम सुनने में आया कि आखिर बात क्या थी, तो एडीए साहब के पास आवेदन दिया गया। महिला को बहुत टॉर्चर किया गया था पुलिस के द्वारा और उन्होंने उनके समक्ष एक आवेदन दिया था। उसी आवेदन के आलोक में माननीय एडीजे फर्स्ट साहब ने एक नोटिस भेजा कि आप साहब अपना पक्ष रखें, और वह बुधवार को ही था। तो बुधवार को न पुलिस अफसर वहां पहुंचे, न कोई कारण दिए और न कोई समय की याचना किए, और दूसरे रोज यानी कल के रोज आकर उसी नोटिस के तहत से उन्होंने इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के जिरौल गांव से दहेज हत्या को लेकर एक खबर सामने आ रही है, जहां नवविवाहिता की सौतेली सास व पति ने दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। इधर आरोपी सास व पति दोनों फरार है। मृतका के पिता के बयान के आधार पर दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस छापेमारी कर रही है। हरलाखी प्रखंड में दहेज की खातिर एक बार फिर एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल खिरहर थाना क्षेत्र के जिरौल गांव में दहेज नहीं देने पर पति व सौतेली सास के द्वारा एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। मृतका की पहचान जिरौल गांव निवासी स्वर्गीय भूला यादव की पुत्रवधू करीब 25 वर्षीय मंतोरिया देवी के रूप में हुई है। मृतका के पिता हरलाखी थाना क्षेत्र के बलुआहा गांव निवासी फीरन यादव ने बताया कि गुरुवार की दोपहर गुप्त सूचना मिली कि उसकी पुत्री को सौतेली सास और पति ने लाठी डंडे से मारपीट करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद वह ग्रामीण के साथ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री का शव आंगन में रखा था और सास व पति दोनों फरार थे। इधर घटना की सूचना मिलते ही खिरहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद परिजन मृतका का शव गांव लेकर आए और फिर दाह संस्कार किया। परिजनों ने बताया कि करीब 6 साल पूर्व ही पुत्री की शादी की थी। शादी के बाद से ही पुत्री की सास व पति के द्वारा दहेज के रूप में मवेशी, अपाची बाइक व 50,000 रुपए की मांग की जा रही थी, जिसको नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी गई। मृतका के एक पुत्र व एक पुत्री है। इस बाबत खिरहर के थानाध्यक्ष चंजेश कुमार ने बताया कि मृतका के पिता के बयान पर मृतका के पति व सास के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। क्या है घटना के बारे में जानकारी आपको? देखिए, हम लोग को जैसे ही मालूम चला कि घटना हो गया तो हम लोग आए, ठीक है। तो लाश पड़ा था आंगना में, उसका सास और उसका पति था जो, तो दोनों गले दबाकर जो भी किया है मार दिया है, और उसका पति और उसका सास फरार है। और उसके बाद घटना के बाद आया पुलिस, ले गया मधुबनी, उसको पोस्टमार्टम के लिए जो अभी आया है उसके लिए दफना। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राजू कुमार यादव। घर थाना? ग्राम बलुआहा, थाना हरलाखी, जिला मधुबनी। जो मृतका है उसके कौन लगेंगे आप जो मर गए? मेरा सिस्टर लगेंगे। किस गांव में शादी किए थे? ये जिरौल गांव में किए थे। किसके घर में? इसका नाम तो उतना हम लोग। क्या है घटना की जानकारी आपको? ये घटना सर, हम क्या घटना देखा, वही बच्चा के मार दिल गए, दरोगा सब आयल है, एसपी सब अले, समाज सब रहे, सब कलके ढलके पोस्टमार्टम भेले। आज बेटी के दहेज के चलते हमरा बेटी के मार देख कर फेंक दिला। 6 महीना से शादी अथी भेला से। के साल भेले शादी भेला? 6 साल। 6 साल शादी कैला पर मार के फेंक के भेल रहे। समाजो सब रहे, लड़का लड़की सब रहे, समाजो 10 गो रहे, दरोगो रहे, डीएसपी सब अले। आज हम पोस्टमार्टम कर लगली मधुबनी। आज हम समाज के नजदीक में जरबे। की नाम भेल अहाँके? किरण यादव। घर
कुंडल मढ़िया टोले बलुआ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कमला नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से 2 बालकों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों समेत पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जयनगर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कमला नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से 2 युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से डूबे युवक को नदी से बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। आनन फानन में परिजनों ने दोनों शव का दाह संस्कार कर दिया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह जयनगर कमला नदी में कार्तिक पूर्णिमा मेला के अवसर पर स्नान करने के लिए पुल के ऊपर से छलांग लगाई। जैसे पानी में गिरा वैसे ही दोनों युवक एक के बाद एक गहरे पानी में पहुंच गया। मृतक को तैरना नहीं आता था, इसलिए दोनों युवक गहरे पानी में डूब गया। दोनों मृतक की पहचान देवधा थाना क्षेत्र के पिठवाटोल निवासी दिनेश यादव के 16 वर्षीय पुत्र पिंटू कुमार तथा स्वर्गीय राकेश यादव के पुत्र प्रशांत कुमार के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा मेला को लेकर स्थानीय प्रशासन के द्वारा मेला व नदी में स्नान के लिए व्यवस्था की जाती रही थी, लेकिन इस वर्ष कोविड गाइडलाइन के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था नदारद रहने के कारण डूबने जैसा मामला सामने आया है। प्रशासन के द्वारा गहरे पानी और नदी में लाल पट्टा लगा दिया जाता तो शायद इस तरह की घटना नहीं घटती। मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ होने के बावजूद भारी छोटे बड़े वाहनों का आना जाना भी देखने को मिला, जिस कारण जाम की समस्या उत्पन्न हुई। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने बिहारी के गुलरिया टोल में छापेमारी की। इस दौरान 90 बोतल शराब बरामद किया गया। इस पूरे मामले में 3 महिला समेत 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सुरक्षा कर्मियों ने बिहारी गुलरिया टोल में छापेमारी के दौरान शराब का स्टॉक बरामद किया। इस मामले में 3 महिला समेत 4 धंधेबाजों को ऐन वक्त पर गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद शराब की मात्रा 90 बोतल बताई गई है। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। थानाध्यक्ष गया सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शराब बरामद होने से पहले उस मोहल्ले सहित क्षेत्र के अनेक बस्तियों में पुलिस द्वारा ऐलान किया गया था कि लोग शराब खरीद बिक्री से परहेज रखें, अन्यथा पकड़े जाने पर किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। फिर भी लोग शराब धंधा करने का दुस्साहस किए। पकड़े गए आरोपियों में लीला देवी, जानकी देवी और भूलन सदा बिहारी के गुलरिया टोल निवासी हैं, जबकि सुनीता देवी बलबा गांव की रहने वाली है। चारों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में जिरौल गांव के समीप खिरहर थाना की पुलिस ने 120 बोतल शराब बरामद की है। इस मामले में बाइक को भी जब्त किया गया है, साथ ही 2 तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। खिरहर थाना की पुलिस ने 120 बोतल शराब के साथ बाइक समेत 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के तिसियाही गांव निवासी रोशन कामत व त्योथा गांव निवासी कृष्णा कामत के रूप में बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष दलबल के साथ दिवागस्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग स्थित जिरौल गांव के समीप उमगांव की ओर से तेज रफ्तार में दोनों तस्कर जा रहे थे, जहां पुलिस ने खदेड़ कर बाइक व शराब समेत दोनों तस्कर को धर दबोचा। इस बाबत थानाध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर रहिका थाना पुलिस के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों द्वारा रहिका थाना क्षेत्र में जगह जगह छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान विभिन्न 5 जगहों से कुल 219 लीटर नेपाली व देशी शराब बरामद किए गए हैं। साथ ही 2 कारोबारी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। रेका के थानाध्यक्ष अरुण कुमार के निर्देशन में शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए जगह जगह छापेमारी की गई। रेका थाना के छापेमारी दल का नेतृत्व खुद थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने किया। उनके साथ एएसआई राजेश कुमार, एसआई राहुल कुमार, अनिल कुमार, नित्यानंद पासवान सहित अन्य सशस्त्र बल के सहयोग से 5 जगहों से कुल 219 लीटर 2 मिलीलीटर देशी शराब की बरामदगी की गई व 2 कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया। कानूनी प्रक्रिया कर न्यायालय में भेजा गया है। रेका थानाध्यक्ष ने कहा कि शराब कारोबारियों की अब खैर नहीं है।
थाना क्षेत्र के बसौली एवं रिहका के 5 जगहों से कुल 219 लीटर नेपाली और देशी शराब की बरामदगी हुई, जबकि 2 कारोबारी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार व सीओ मनीष कुमार की अध्यक्षता में खजौली प्रखंड अंतर्गत 33 खजौली व 34 बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ के साथ बैठक की गई। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार को लेकर कई प्रकार के निर्देश दिए गए। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में गुरुवार को खजौली प्रखंडाधीन 33 खजौली एवं 34 बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ के साथ बीडीओ मनीष कुमार व सीओ मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से बैठक की। अपने अपने क्षेत्राधीन बीएलओ से मतदाता सूची से संबंधित अद्यतन जानकारी ली। विभागीय निर्देशानुसार मतदाता सूची में नए मतदाता का नाम जोड़ने, मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने, एक परिवार के सभी सदस्यों को एक ही मतदान केंद्र से संबद्ध करने का निर्देश दिया। मतदाता सूची में त्रुटिपूर्ण नाम सुधारने, नए मतदाता का नाम जोड़ने के लिए मतदान केंद्र पर कैंप लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर को दिन के 10 बजे से 4 बजे तक बीएलओ मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर मतदाता सूची में सुधार का काम करेंगे। निर्धारित तिथि को अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं रहने वाले बीएलओ पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। मौके पर 33 खजौली के बीएलओ मोहम्मद रियाज, मदन कुमार, दीपक कुमार, अरुण कुमार, प्रताप कुमार, संजीव कुमार, श्रवण कुमार, अनिल कुमार व 34 बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ हेमंत कुमार ठाकुर, रामानुज प्रसाद, हीरा सिंह, राम पुकार, राजेश कुमार, दिलीप चौधरी, राजेश कुमार चौधरी, भोगेंद्र सिंह सहित सभी बीएलओ मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक, जहां एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजी डॉक्टर राजकुमार झा दे रहे हैं आधुनिक मशीनों से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जांच की बेहतर सुविधा। पैथोलॉजी हो या ईसीजी, एक्सरे हो या टीएमटी, हो हीमोग्लोबिन की जांच या शुगर टेस्टिंग, यूरिन रूटीन हो या यूरिक एसिड, हो थायराइड प्रोफाइल या ब्लीडिंग या क्लॉटिंग टाइम, चिकनगुनिया हो या विटामिन D3 या B12, सभी प्रकार की जांच, वो भी आधुनिक और ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा, न्यूनतम शुल्क में बेहतर सुविधा। तो अब किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य जांच के लिए दरभंगा, पटना या दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मधुबनी में ही सारी सुविधा दे रहा है मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक। All tests performed on modern, fully automated machine speed with accuracy. तो पता याद रखें, वॉटसन स्कूल के सामने, बाजार इंडिया मॉल के पीछे, मधु सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं सारी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारे। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं।
पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधवापुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ब्रह्मपुरी गांव से चोरी की गई बाइक के साथ रंगे हाथ आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान की जा चुकी है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को ब्रह्मपुरी गांव में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। बरामद बाइक के साथ गिरफ्तार आरोपी को थाना पर लाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा शुरू की गई। थानाध्यक्ष गया सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बाइक चोरी से संबंधित लोगों को आगाह करते हुए हाथ पैर समेट कर रहने की कड़ी चेतावनी का संदेश मीडिया के जरिए दिया। पकड़े गए आरोपी का नाम जगदीश सहनी है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजे जाने की जानकारी थानाध्यक्ष ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना को मात देने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए जगह जगह सघन अभियान चलाया जा रहा है और इसमें सबसे अधिक आंगनबाड़ी की सेविका व आशा फैसिलिटेटर अपनी भूमिका निभा रही है। हम बात कर रहे हैं बिस्फी प्रखंड की, जहां की आंगनबाड़ी सेविका के कारण बिस्फी प्रखंड का एक पूरा गांव टीकाकृत हो पाया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। स्वास्थ्य विभाग के हर अभियान को सफल बनाने में ग्रामीण स्तर पर आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अहम भूमिका होती है। कोरोना को मात देने को स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर वृद्धजनों और 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। लोगों को प्रेरित कर टीकाकरण के प्रति जागरूक कर सत्र स्थल पर लाने की जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर होती है। इन्हीं में कुछ के ऐसे कार्य होते हैं जो प्रेरणादायी होते हैं। हम बात कर रहे हैं बिस्फी प्रखंड के खैरी बाका गांव की। मुश्किल लक्ष्य को अपनी मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और तकनीक का सहारा लेकर गांव के सभी लोगों का टीकाकरण करवाया। यह गांव टीकाकरण को लेकर काफी पिछड़ रहा था, लेकिन केंद्र संख्या 102 की आंगनबाड़ी सेविका सरवरी खातून व आशा फैसिलिटेटर रहेला व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयास से सभी लोगों का टीकाकरण सफल हुआ। सबसे दिलचस्प बात तो यह थी कि आंगनबाड़ी सेविका के पास गांव के सभी लोगों का डेटा उपलब्ध था कि किसने टीकाकरण करवाया और किसने नहीं करवाया है, कितने लोगों ने प्रथम डोज ली, कितने लोगों ने दूसरी डोज ली और कितने लोग दूसरी डोज से वंचित है। साथ ही हर घर के लोगों का मोबाइल नंबर और आधार नंबर का रिकॉर्ड उसके पास था। सेविका की यह रणनीति उसके लिए सहायक बनी कि किस घर के लोगों ने टीकाकरण नहीं करवाया है और क्यों नहीं करवाया है। यह जानकारी उसे यह समझने में सहायक हुई कि चुनौती किस घर में कहां है, और इसे समझते हुए उसने हर एक घर के हर एक व्यक्ति के अनुसार रणनीति बनाई कि उसे किस तरह से समझाना है। यह रणनीति कारगर साबित हुई और गांव के सभी लोगों का टीकाकरण किया गया। इसको लेकर आज जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा, केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी तथा लैब टेक्नीशियन इस्माहतुल्लाह उर्फ गुलाब, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने गांव का दौरा किया और शेष बचे हुए 26 लोगों का टीकाकरण सिविल सर्जन के सामने किया गया। आंगनबाड़ी सेविका के उत्कृष्ट कार्य के लिए सिविल सर्जन ने सराहना की। आंगनबाड़ी सेविका ने बताया, काफी मुश्किल था, लेकिन मैंने सफर में हार नहीं मानी। शुरुआती दिनों में लोगों को समझाने में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और लोगों का टीकाकरण होता गया। इस गांव में विशेष समुदाय के लोग थे। टीकाकरण के प्रति कई तरह की भ्रांतियां उनके मन में थी, जिसे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार दूर किया गया। आंगनबाड़ी सेविका ने बताया कि उसने एक रणनीति बनाई अपने गांव की और 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग थे सभी लोगों का एक आंकड़ा तैयार किया, ताकि उसे यह जानकारी प्राप्त हो सके कि कितने लोगों का उसके गांव में वैक्सीनेशन हो चुका है और कितने लोग शेष बचे हुए हैं। यह रणनीति कारगर रही और उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। लोगों की समस्याओं को समझ और लोगों को समझा बुझाकर टीकाकरण के लिए राजी किया। कई बार उसे ऐसा लगा कि उसके समझाने से भी लोग मान जाते हैं और कई बार ऐसा लगा कि यह उसके वश का नहीं है, तो उसने स्वास्थ्य कर्मी तथा केयर इंडिया की टीम से संपर्क कर लोगों को जागरूक किया। कई बार गांव के जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया गया ताकि लोग टीकाकरण के लिए राजी हो और आज इस मुकाम पर पहुंचे कि गांव के सभी लोगों का टीकाकरण हो गया। कई लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे टीका नहीं लेना चाहते थे। स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन के समक्ष सभी लोगों का टीकाकरण किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविका का कार्य काफी सराहनीय रहा।
उसने जिस तरह से काम किया है वह चाहेंगे कि हर क्षेत्र की आशा और आंगनबाड़ी सेविका अपने क्षेत्रों में इसी तरह से कार्य करे तो जल्द ही जिले के सभी लोगों को टीकाकृत कर दिया जाएगा। असंभव कुछ भी नहीं है। अगर अच्छी रणनीति, दृढ़ विश्वास और बेहतर कार्य योजना बनाकर निष्ठा के साथ काम किया जाएगा तो जिले के सभी लोगों को टीकाकृत किया जा सकेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन जारी है। शुक्रवार को नामांकन के दूसरे दिन पहले दिन की अपेक्षा काफी कम भीड़ देखी गई। चुनाव को लेकर जयनगर प्रखंड में नामांकन के दूसरे दिन शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय पर सन्नाटा देखने को मिला। नामांकन के प्रथम दिन जिस तरह से भारी भीड़ देखने को मिला उससे काफी कम उम्मीदवारों की संख्या देखी गई। प्रखंड के सभी 15 पंचायत के विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। रजौली पंचायत से क्षेत्र संख्या 2 से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए शरद कुमार ठाकुर उर्फ बटोही बाबू, जयनगर बस्ती पंचायत से मुखिया पद के लिए पिंकी देवी, देवधा मध्य पंचायत से वार्ड सदस्य पद के लिए उप मुखिया लाडली खातून, बेलही दक्षिणी पंचायत से मुखिया पद के लिए तबस्सुम प्रवीण, सरपंच पद के लिए राधा देवी, देवधा दक्षिणी पंचायत से मुखिया पद के लिए चांदनी देवी, बेलही पश्चिमी पंचायत से सरपंच पद के लिए राम प्रकाश महतो, बस्ती पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद पर गंगा देवी व कुरहिया पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए संजीव कुमार यादव समेत अन्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आगामी 12 दिसंबर को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में 11वें चरण का मतदान होगा, जिसको लेकर शांतिपूर्ण माहौल में प्रखंड मुख्यालय में नामांकन जारी है। बिस्फी प्रखंड में 11वें चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गुरुवार से भिन्न भिन्न पदों के लिए नामांकन प्रारंभ हुआ। नामांकन आगामी 24 नवंबर तक चलेगा, जबकि चुनाव आगामी 12 दिसंबर को होगा। गुरुवार को नाम निर्देशन के प्रथम दिन समय से पहले बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने समर्थकों के संग बिस्फी पहुंच गए थे। सड़क पर वाहनों का काफिला मिल्लत चौक पेट्रोल पंप के पास से प्रखंड मुख्यालय से आगे कोकिला चौक तक लगा रहा। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच प्रथम दिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि नामांकन के दूसरे दिन प्रखंड मुख्यालय परिसर काफी भीड़भाड़ देखी गई। विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल करने आए प्रत्याशियों के अलावा समर्थकों में भी काफी उत्साह देखा गया। नामांकन कराने वाले मुखिया प्रत्याशी में औसी बभनगामा उत्तर पंचायत के मोहम्मद असलम, औसी बभनगामा दक्षिण पंचायत के अकीला परवीन, भैरवा पंचायत के मोहम्मद कपिल, तीसी नरसाम उत्तर के निवर्तमान मुखिया आरती देवी, बिस्फी पंचायत के निवर्तमान मनोज शाह, नूरचक पंचायत के लिए सुधा देवी व सरपंच पद के लिए नूरचक पंचायत से रेखा देवी के नाम प्रमुख हैं, जबकि नूरचक पंचायत के वार्ड सदस्य 1 के लिए राकेश चौपाल, सत्तो यादव, फूलो देवी एवं वार्ड 2 के लिए विंदा देवी ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा मुखिया पद के लिए 16 महिला 11 पुरुष, सरपंच पद के लिए 12 महिला 16 पुरुष, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 17 महिला 17 पुरुष, कचहरी पंच के लिए कुल 33, वार्ड सदस्य पद के लिए कुल 212 सर्वाधिक नामांकन हुए। नामांकन को लेकर आरओ सह बीडीओ मनोज कुमार ने पूरे दिन सभी कार्यों को व्यवस्थित और सुचारू ढंग से चलाने के लिए व्यस्त रहे। प्रखंड परिसर में पूछताछ काउंटर और जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। अभ्यर्थियों को परेशानी न हो इसके लिए काउंटर पर ख्याल रखा गया। विधि व्यवस्था के मद्देनजर बिस्फी थाना अध्यक्ष संजय कुमार के अलावा बिस्फी पुलिस, पतौना पुलिस व औसी पुलिस सक्रिय रूप से दिखे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। शुक्रवार को दिवागस्ती के दौरान लदनिया थाना की पुलिस ने हथियार समेत एक अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए अपराधी की पहचान की जा चुकी है, जिसके पास से 2 जिंदा कारतूस, पिस्टल व डाइगर बरामद किया गया है। लदनिया थाना पुलिस को शुक्रवार को दिवागस्ती के दौरान हथियार के एक अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसकी गिरफ्तारी थाना क्षेत्र के धर्मवन गांव के पास ईट भट्टा के समीप से किया गया। हथियार के साथ गिरफ्तार अपराधी थाना क्षेत्र के एक हरी गांव का रहने वाला रंजन कुमार सिंह बताया गया है।
जिसके पास से पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस और एक देसी कट्टा के साथ एक डाइगर बरामद किया। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार के दिन देवागस्ती पर एसआई विनय कुमार झा के साथ सचिन कुमार के साथ निकली पुलिस टीम ने धर्मवन गांव के समीप अवस्थित ईंट भट्ठा के पास से इस अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया, जिसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा, शुक्रवार को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया अपराधी रंजन कुमार सिंह के विरुद्ध पूर्व में भी थाने में बाइक चोरी और शराब बरामदगी का मामला दर्ज है, जिस मामले के तहत 30 बोतल शराब बरामदगी के मामले में वह जेल जा चुका था। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। मधुबनी के वॉटसन +2 उच्च विद्यालय के सभागार में जिला स्तरीय वाद विवाद चित्रकारी व पेंटिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ। गौरतलब है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद के अध्यक्षता में मद्य निषेध अभियान के तहत यह आयोजन किया गया था। वॉटसन +2 उच्च विद्यालय मधुबनी के सभागार में जिला स्तरीय मध्य विद्यालय से संबंधित निबंध लेखन, वाद विवाद एवं पेंटिंग चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद के द्वारा किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू की गई। 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। उन्होंने पूर्ण शराबबंदी के फायदे बताए व पूर्ण शराबबंदी से लड़ाई झगड़ा कम हुए हैं, दुष्कर्म में रोकथाम हुई है, सड़क दुर्घटना में कमी आई है, लोगों की कार्य क्षमता बढ़ी है, शराब के कारण होने वाली बीमारियों में कमी आई है। शराब पर जितने धन व्यय होते हैं उतने धन से स्थिति में सुधार हो जाएगा। निम्न वर्ग मध्यम वर्ग में, मध्यम वर्ग उच्च वर्ग में जाकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएगा। सभी बच्चों से यह प्रतिज्ञा दिलवाई गई कि उसके परिवार एवं आसपास पड़ोसी के किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि अब भी नशा का सेवन किया जाता है तो उसे जागरूक कर शराबबंदी के फायदे बताकर नशा मुक्त समाज व नशा मुक्त बिहार का निर्माण करें। उद्घाटन सत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता मधुबनी नवीन कुमार ठाकुर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन उमेश कुमार ने किया। इसके पश्चात वर्ग 6 से 8 के बच्चों को निबंध व पेंटिंग प्रतियोगिता की शुरुआत तथा वर्ग 9 से 12 के बच्चों को शराब वर्जित बिहार हर्षित विषय पर निबंध एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तत्पश्चात वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन दोनों वर्ग समूह के बच्चों के माध्यम से कराया गया। इस मौके पर राजेश कुमार रंजन, हेमंत कुमार झा, डॉक्टर जयंती माला, अविनाश चंद्र सिंह, मोहम्मद अजीज उल हक शामिल हुए। इस अवसर पर राजकीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका कुमारी विभा भी उपस्थित रहीं। प्रतियोगिता के पश्चात सभी विधा में प्रथम स्थान पर चयनित बच्चों के नाम की घोषणा की गई। पेंटिंग में सिद्धि कुमारी, खुशी कुमारी, निबंध में पम्मी सिंह, रीता कुमारी, वाद विवाद में स्मृति सिन्हा, प्रहलाद चंद्र, शैलजा कुमारी, वहीं वर्ग 6 से 8 से 12 वर्ग समूह के लोगों ने पुरस्कार प्राप्त किया। तुम भी प्रतिभागी हैं। आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता निबंध लेखन, चित्रांकन एवं वाद विवाद इसके बाद बच्चों में जागरूकता पैदा करनी है जो शराबबंदी पूर्णतः लागू हो, शराबबंदी ने पूर्ण नशाबंदी लागू हो और लोग इससे अवगत हों जिसके क्या नुकसान है, जिससे कि यह कार्यक्रम सफल रहे और घर घर आनंद हो। शीर्षक भी है शराब बंद और शराब वर्जित बिहार हर्ष, मद्यपान बंद घर घर आनंद। ये बच्चे कहाँ से आए हैं सर? ये बच्चे हर एक प्रखंड से चयनित होकर के आए हैं जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले। हर एक प्रखंड से 2-2 बच्चे चयनित हुए हैं हर विधा में। किस क्लास से किस क्लास तक? एक है 9 से 12 और एक है 6 से 8। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर।
तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम अविनाश कुमार झा पर पुलिस कर्मियों द्वारा हमला करने के मामले में आया नया मोड़। दोनों पुलिसकर्मियों ने दी फर्द बयान, लगाए जज पर कई आरोप। निष्पक्ष जांच की जा रही मांग। हरलाखी के जिरौल गांव में दहेज नहीं देने पर सौतेली सास व पति ने की विवाहिता की हत्या। हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार। जयनगर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कमला नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से 2 युवक की हुई मौत। मधवापुर थाना की पुलिस ने बिहारी गुलरिया टोल में की छापेमारी। शराब का स्टॉक बरामद, 3 महिला समेत 4 धंधेबाज गिरफ्तार। हरलाखी थाना की पुलिस ने 120 बोतल शराब के साथ बाइक समेत 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मद्य निषेध अभियान के तहत रहिका थाना की पुलिस ने 5 जगहों से 219 लीटर नेपाली देशी शराब की बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार। खजौली प्रखंडाधीन 33 खजौली व 34 बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ के साथ अधिकारी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। मधवापुर की पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ ब्रह्मपुरी गांव में आरोपी को किया गिरफ्तार। बिस्फी प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविका की रणनीति बनी कारगर, गांव में सभी लोगों का हुआ टीकाकरण। पंचायत चुनाव को लेकर जयनगर प्रखंड में नामांकन जारी। नामांकन के दूसरे दिन प्रथम दिन की अपेक्षा रही बेहद गंभीर। बिस्फी प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा नामांकन। और लदनिया थाना की पुलिस ने दीवागस्ती के दौरान हथियार के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार।
मधुबनी के राम चौक स्थित एएस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। हॉस्पिटल का उद्घाटन कला संस्कृति एवं विवाह विभाग के मंत्री आलोक रंजन झा के द्वारा किया गया। राम चौक स्थित कंटाही स्थित एएस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन झा के द्वारा किया गया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य संस्थानों के खुलने से क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा। हॉस्पिटल की प्रोपराइटर चंचला कुमारी ने बताया कि यहां सभी बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद हैं, साथ ही अनुभवी पैरामेडिकल कर्मियों की भी टीम है। ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। इस मौके पर डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर विश्व प्रकाश झा, डॉक्टर गगुल फसान अंजुम, डॉक्टर हरिकृष्ण यादव, डॉक्टर सलीम जफर, डॉक्टर नित्यानंद यादव, डॉक्टर दुर्गानंद यादव, रास बिहारी, मनोज चौधरी, ब्रह्मानंद उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि यहां 24 घंटे इमरजेंसी सेवा मौजूद रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर में रहने वाले सिख समुदायों के द्वारा शुक्रवार को धूमधाम से गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई गई। इस दौरान जहां सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, वहीं गुरुद्वारों में कीर्तन व लंगर का भी आयोजन किया गया। मधुबनी शहर में धूमधाम से गुरु नानक देव की जयंती मनाई गई। शहर में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों ने धूमधाम से गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई। प्रत्येक वर्ष नानक जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। सरदार मनमीत सिंह, सरदार मनदीप सिंह, सरदार प्रिंस सिंह, सरदार सुरजीत सिंह, सरदार सिंकू सिंह ने बताया कि आज भी गुरु नानक देव की शिक्षाएं सही रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं। इन्हें नानक और नानक देव, बाबा नानक और नानक शाह जी जैसे नामों से पूजते हैं। सुबह में प्रातः प्रभात फेरी निकाली गई। गुरुद्वारों में कीर्तन व लंगर का आयोजन किया गया। सिख धर्म के लोग जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु नानक देव जी के नाम लेवा सभी संगत से अपील है। सबसे पहले तो हम सभी संगत को बधाई देना चाहते हैं। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव की सारी संगत को, गुरु नानक नाम लेवा संगत को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। धन धन गुरु नानक पातशाह का जन्म करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। आज उनका जन्मदिन दिहाड़ा जो मनाया जा रहा है 552वां जन्म दिहाड़ा है। सभी संगत मिलकर बहुत खुशी से मना रही है गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार मधुबनी बिहार में। तो संगत से बेनती है कि शाम का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में विशेष दीवान सजाए जाएंगे। गुरु जी की बानी पढ़ के सभी संगत, सभी भगत जन अपना जीवन सफल करेंगे। और भी सभी संगत से कहते हैं अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। ये पावन उपदेश जो है गुरु नानक साहब का सभी मानव जाति के लिए है। मानस की जात सब एक पहचान हो। जब गुरु नानक पातशाह संसार में आए तो अंधविश्वास की बहुत ही बड़ी लहर चल रही थी। तो गुरु नानक पातशाह ने आके उसको खत्म किया, सभी लोगों को एक रास्ता दिखाया, ज्ञान का मार्ग दिखाया और कहा एक पिता एक कस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। हे सजनों, हे मित्रों, हम सब एक ही पिता की औलाद हैं, एक ही हमारा मार्गदर्शन है। गुरु नानक पातशाह सिर्फ सिख धर्म के नहीं तो मानव जाति के ही गुरु थे। इतना कुछ बोलते हुए मैं सबको आपको फिर एक बार और गुरु नानक साहब जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर के पवित्र कमला नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। वहीं पूजा समिति के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर के पवित्र कमला नदी के तट पर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल समेत बिहार के समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत
अन्य जिलों के हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र कमला नदी में डुबकी लगाकर मां कमला की पूजा अर्चना की। कमला नदी पुल पर कमेटी के लोगों के द्वारा श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने की विशेष व्यवस्था की गई थी। कमला पुल के पर्णकुटी मंदिर परिसर में कमेटी के लोगों ने विधि विधान से मां कमला की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर लगे मेले में रंग बिरंगे बाजार, तमाशे, मनोरंजन के अनेक साधन थे। नदी के दोनों ओर डुबकियां लेने को श्रद्धालुओं की भीड़ थी। टायर गाड़ी, ट्रैक्टर, ऑटो, बाइक से लोग यहां पहुंचे थे। पारंपरिक भोजन सामग्री की दुकानें सजी थी। कमला पुल परिसर में आकर्षक पंडाल में मां कमला, कोयलावीर कार्तिक, गणेश सहित कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा प्रतिष्ठापित थी। मेले में हल, पालो, खुरपी, कुदाल, सरोता, चाकू चीजों की जमकर खरीदारी हुई। मेला में तकरीबन 1 दर्जन साधु जगह जगह अपना आसन जमाए दिखे। दूर दराज से भक्ति करते भगत की दर्जनों टोल यहां स्नान, पूजा अर्चना व तंत्र विद्या की सिद्धि लेने के लिए आए थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता भी गंगा स्नान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने पर सभी पापों व रोगों से मुक्ति मिलती है। गौरतलब है कि मधुबनी शहर के जीवछ नदी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और घाट पर पूजा अर्चना की। मधुबनी के जीवछ नदी में सुबह श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मान्यता है कि सभी देवता भी गंगा स्नान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में नहाने से सारा पाप दूर हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मधुबनी शहर के जीवछ नदी में काफी भीड़ भाड़ देखा गया। श्रद्धालु पहुंचे, स्नान किया, स्नान के उपरांत पूजा पाठ की। पूर्णिमा में जो है यहाँ धर्म स्थल है। यहाँ पे जीवछ में कमला मैया का धार है। यहाँ पे जो है मन्नत मांगने के लिए आते हैं जो, और जो है जिनका बच्चा जो है बच्चा के लिए आते हैं मांगने के लिए, जो मनोकामना पूर्ण होती है। और आज का दिन जो है विशेष जो है पर्व मनाया जाता है। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार ठाकुर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शुक्रवार को खजौली प्रखंड के कन्हौली गांव स्थित कमलेश्वरनाथ महादेव मंदिर कन्हौली हाट परिसर में शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ। इसको लेकर 151 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। खजौली प्रखंड के कन्हौली गांव स्थित कमलेश्वरनाथ महादेव मंदिर कन्हौली हाट परिसर में शुक्रवार से कन्हौली एवं चतरा के ग्रामीणों के सहयोग से शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया गया। कथा को लेकर 151 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली गई, जो गाजे बाजे के साथ कथा पंडाल से चलकर ब्रह्म स्थान भगवती स्थान होते हुए स्थानीय कमला नदी से पवित्र जल भरकर कथा पंडाल में लाई गई। चर्चित कथावाचक पंडित ललित नारायण पाठक एवं पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण से कलश को स्थापित किया गया। गीत संगीत एवं जयकारों से पूरा गांव भक्तिमय हो गया। कथावाचक पंडित ने कहा कि शिव महापुराण कथा का आयोजन एवं श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर की पापों से मुक्ति मिलती है। वयस्कों के साथ साथ बच्चों को भी इस तरह के आयोजन में भाग लेकर कथा श्रवण करना चाहिए। इससे ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा श्रवणकर्ता एवं पूजा पर राम प्रकाश सिंह, राम पूजन महतो, सजनी देवी, अनीता देवी व रामचंद्र महतो बैठे हैं। मुख्य आयोजक राजेंद्र प्रसाद, सुनील सिंह, गंगा चौधरी, राजेश्वर प्रसाद, सुनील सिंह सहित अन्य लोग हैं। कथा आयोजन में रविंद्र भारती, हरिश्चंद्र महतो, विनोद राम, संजय राम, लक्ष्मण राम, नथुनी सिंह, नंदलाल सिंह, नीतीश सिंह, विनोद सिंह, देव कुमार सिंह सहित कन्हौली एवं चतरा गांव के सभी ग्रामीण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के पाली मोहन पंचायत के दयाल पाली गांव में
तीसरे वर्ष के नवाह संकीर्तन का आयोजन हो रहा है। यह नवाह संकीर्तन 10 दिनों तक होगा। नवाह संकीर्तन के कारण आसपास का माहौल भक्तिमय हो गया है। कलवाही प्रखंड के पंचायत पाली मोहन के गांव दयालपाली भैरवस्थान में तीसरे वर्ष का नवाह संकीर्तन किया जा रहा है। गांव दयालपाली में नवाह संकीर्तन 10 दिनों तक चलेगा। नवाह संकीर्तन से आस पड़ोस का इलाका भक्तिमय हो रहा है। नवाह संकीर्तन समाज कल्याणार्थ एवं क्षेत्र में भक्ति भाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। नवाह संकीर्तन नवयुवक समिति दयालपाली के द्वारा खुशी एवं हर्षोल्लास के साथ 3 वर्षों से किया जा रहा है। नवाह संकीर्तन कमेटी के अध्यक्ष छोटू कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सोना सिंह, सचिव रमन कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष छोटू कुमार सिंह, अभिभावक देखरेखकर्ता ब्रह्मदेव नारायण सिंह, कार्यकर्ताओं में राजीव कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह, रोशन कुमार सिंह, हरिओम कुमार सिंह, लक्ष्मण कुमार सिंह, विक्रम कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, मनीष कुमार सिंह उर्फ छोटू सहित समस्त दयालपाली के ग्रामीण शामिल हैं। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के मालटोल गांव में विसहारा भगवती स्थान में नवाह संकीर्तन का आयोजन हो रहा है। नवाह संकीर्तन को लेकर प्रथम दिन 201 बाल कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलवाही प्रखंड के गांव मालटोल विसहारा भगवती स्थान में नवाह संकीर्तन का भव्य कलश यात्रा निकाला गया, जिस भव्य कलश यात्रा में 201 बाल कन्याओं ने भाग लिया। इसका उद्घाटन कलवाही के थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने फीता काटकर किया। भगवती सेवा समिति मालटोल के तत्वाधान में बाल कन्याओं ने नंगे पांव मालटोल विसहारा भगवती स्थान से महतोटोल दुर्गा स्थान होकर कलवाही हाई स्कूल चौक होते हुए 3 किलोमीटर की दूरी तय कर जीवछ नदी तट पर पहुंचकर कलश भरा। जीवछ नदी तट से जल भरकर कलश कलवाही मेन चौक होते हुए वापस मालटोल विसहारा भगवती स्थान में कलश रखा गया। गांव मालटोल विसहारा भगवती स्थान में 9 दिन नवाह व 1 दिन अष्टजाम किया जाएगा, जिस नवाह संकीर्तन में मूल मंत्र काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम 10 दिन अनवरत गूंजता रहेगा। नवाह संकीर्तन में संध्या 8 बजे के करीब सभी ग्रामीण मिलकर आरती किया करेंगे। मालटोल भगवती सेवा समिति के तत्वाधान में नवाह संकीर्तन से आस पड़ोस का सारा इलाका भक्तिमय हो रहा है। नवाह संकीर्तन समाज कल्याणार्थ एवं क्षेत्र में भक्तिभाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मालटोल भगवती सेवा समिति के द्वारा 10 वर्षों से खुशी एवं हर्षोल्लास के साथ नवाह संकीर्तन किया जा रहा है। नवाह संकीर्तन में पुरोहित दिवाकर झा, पूजेगिरी बलभद्र झा, मालटोल भगवती सेवा समिति कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार झा, उपाध्यक्ष प्रेम साफी, सचिव शीतल झा, कोषाध्यक्ष मनोज झा, डॉक्टर रेमंत मिश्र, सहायक डॉक्टर शोभित साफी, पंचायत समिति सदस्य संतोष भगत, पैक्स अध्यक्ष बेलभद्र ठाकुर, महेश कांत झा, शेखर मिश्र, महाकांत चौधरी, संजय ठाकुर, मोहन मिश्र, सूरजकांत झा, आनंद झा सहित गांव मालटोल के सभी गणमान्य लोग शामिल हैं। रोहित मुखिया भरतपट्टी, काजल कुमारी गंगा मुखिया भरतपट्टी, जल्दी जल्दी आओ। ललित कुमारी जागे मुखिया, सोनी कुमारी परमेश्वर मुखिया, राधा कुमारी दुलाचर मुखिया।
कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नमस्कार।